हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 29 के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है। अपना स्कोर और अपना फीडबैक एक बार कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। एंड आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि नंबर 1 स्टेप है कि ऐप के ऊपर मॉक देना है। नंबर 2 स्टेप है मेरी एनालिसिस देखनी है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो 2x के ऊपर, और उसके बाद आपने सेल्फ एनालिसिस करना है। ये सारा काम जो है ये 50 टू 60 मिनट के बीच में हो जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है उसे आप 2x पर देखोगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए जी। और जिस भी स्टूडेंट को पता नहीं है कि मॉक कहाँ पर देना है, तो परमा अकेडमी ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये होम पेज है, होम पेज पर फ्री कंटेंट के ऊपर क्लिक करो एंड आगे ये रास्ता गिवन है भाई, ठीक है। तो आगे बढ़े, बिकॉज इंट्रो तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं, है ना। ठीक है, देखो इस मॉक का लेवल। तो भाई इसके अंदर अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, तो 19 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए थे, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी ग्रोथ की। अगर इससे भी आपने कम किए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है, बड़ी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। और यहाँ क्या है, फिर यहाँ से धीरे धीरे हम ग्रोथ करते हैं चीजों को एनालाइज करते हुए। ओके जी। तो 21 यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स हैं, और 24 मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पेपर तक तैयारी करते रहो, अपनी कमियों को सुधारते रहो, तो उस दिन आपका इस टाइप की शिफ्ट में बेस्ट प्रदर्शन रहेगा। अगर 24 आपने कर दिए तो बेस्ट है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको ट्राई करने की भी नीड नहीं है। इतने भी अगर आप कर दोगे, मतलब कि आपको 25 करने की नीड नहीं है, इतने भी तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो मॉक के अंदर आपका क्या काम होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि नंबर 1 तो आप कामली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, तो आप अटेम्प्ट कर दो। आपको लग रहा है कि यार टाइम वेस्ट हो सकता है, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो कि अगले राउंड के अंदर कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन तो पता नहीं अलग ही दुनिया से आ गया है, समझ ही नहीं आ रहा, तो स्किप कर दो। बट ये डिसीजन फास्ट लेना है। डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो तो क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, उस वक्त मत करो अटेम्प्ट, ठीक है। क्लियर है? चलिए जी। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले मॉक दिया है, जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं आपने वो फॉलो किए हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई द मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो मिक्स्ड रैकरिंग इससे एक दो मॉक पहले हमने किया है कि भाई डेसिमल के बाद अगर सब कुछ रिपीट होने लग जाए तो उसे बोलते हैं प्योर रैकरिंग, और डेसिमल के बाद कुछ हिस्सा ऐसा हो जो रिपीट ना हो और कुछ रिपीट हो बाकी बचा कुचा, तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड रैकरिंग। ये तो सारा रिपीट हो रहा है, ये देखो 347 347 सारा रिपीट हो रहा है, 238 238 238 सारा रिपीट हो रहा है, 0.8 8585, तो ये 0.8 रिपीट नहीं हुआ है, ये है, ये सिर्फ 85 रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द आंसर। सब कुछ डिटेल में एक दो मॉक पहले मैंने आपको करवाया है ये। ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स अप बाय 40%, फिर वो एक स्कीम देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है, ये डिस्काउंट देने का एक तरीका है। और एडिशनली एक और कैश डिस्काउंट देता है, यानी कि मार्कअप है और दो डिस्काउंट है, ठीक है जी। तो मार्कअप और डिस्काउंट से तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है, इन दोनों को मिलाते हैं तो हम, ठीक है जी। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस, तो मिलाते हैं, तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करने लायक है। मार्कअप है 7/5 140/100, डिस्काउंट होता है 3/4, 3 के लिए पे किया, टोटल 4 घर पर लेकर गए, ठीक है। और यहाँ पर है 9/10। ये कुछ चीजें मैं इसी तरीके से बताऊंगा प्लेन, जैसे ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ। तो हम इन मॉक्स के थ्रू एक जर्नी कर रहे हैं। तो पहले मॉक से आप आओ, धीरे धीरे एक बड़ी ऐसी जर्नी पर हम निकलेंगे। अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी सुधरेगी, पेपर को लेकर अपनी समझ सुधरेगी, और कुछ कंसेप्ट्स मैं कहीं पर करवा रहा हूँ, कुछ कहीं पर करवा रहा हूँ, तो सारे मॉक्स को जब आप मिलाओगे तो आप सारे सिलेबस को एट लीस्ट एक बार कर चुके होगे। बहुत सारी चीजें तो 3-3 4-4 5-5 बार भी मैं बता चुका हूँ। जो जितनी ज्यादा बार आती है उनको मैं उतनी ही ज्यादा बार बता, ठीक। देखो, तो ये तो कहीं से कटेगा नहीं, 7×3 = 21 में 189 बटे में 200, तो 11 का नुकसान है 200 पर, तो 100 पर कितने का नुकसान होगा, इसका आधा है 100, तो इसका आधा 5.5, तो 5.5 का लॉस है भाई। क्लियर है?
इन ए ट्रायंगल PQR द ऑर्थो सेंटर इज O। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पहले किया था, तो उसके बाद फिर आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए, हमने पहले किया था। तो दिस इज ट्रायंगल PQR, यहाँ पर अपने पास इन सेंटर जो है एक ऑर्थो सेंटर उसने बताया है, ऑर्थो सेंटर इज O, यानी कि एल्टीट्यूड्स मिलने पर जो बना, और ये इन सेंटर भाई साहब, ठीक। तो उसने क्या बताया है, इन सेंटर पर जो एंगल है वो ऑर्थो सेंटर वाले से 30 बड़ा है। QIR में से QOR घटाते हैं तो 30 आता है, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये थीटा प्लस 30 है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्थो सेंटर है अपना, उसका और इस वाले एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों एंगल का सम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर पर जो एंगल बनता है वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ दैट एंगल, 90 प्लस हाफ ऑफ दैट एंगल, यानी कि थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ दिस। तो इसका आधा क्या होगा, 180 का आधा 90, और थीटा का आधा थीटा बाई 2। अब ये थीटा बाई 2 इधर आएगा, तो 3/2 थीटा इज इक्वल टू 90 180 में से 30 गए 150, 3 से चला गया भैया 50 पर, तो थीटा इज इक्वल टू 100। ठीक है जी। क्या पूछा है, ये नहीं है भाग के 100 पर मार दोगे निशान, देखा करो क्या पूछा है, व्हाट इज एंगल पी। एंगल पी यानी कि 180 माइनस थीटा पूछा है, तो 100 180 माइनस 100 80 इज द आंसर। ठीक है। अब कई बच्चों ने 100 मार दिया होगा और उसके बाद ये सोचेंगे पेपर में मैं ऐसा नहीं करूंगा, यहाँ पर तो 100 लग गया, क्वेश्चन तो मेरे को आता ही था, गिल्ट में नहीं रहेंगे। क्यों भाई, नहीं मतलब पेपर में ऐसा क्या करोगे, ऐसे करके पेपर दोगे, ऐसे क्या करोगे, मतलब पेपर में ऐसा क्या अजीब आप करने वाले हो कि जो आप यहाँ कर रहे हो वो वहीं वहां पर नहीं करोगे, क्या करोगे। तो गलतियों को अभी सुधार लो, अभी सुधारने का मौका है। कुल मिलाकर ये मैं कह रहा हूँ, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसी गलती हो रही है तो, बट शांति का महत्व समझो, कामनेस का महत्व समझो, और आंसर टिक करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ये एक स्टेप है इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन में से आपकी एक गलती भी बचाती है तो आपको 2.5 मार्क्स आगे लेकर जाती है, -0.5 से आपको +2 पर लेकर जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला है tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, तो थीटा मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और इसने बताया हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, यानी कि हम इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, फर्स्ट वाले के अंदर, इससे कहीं और जब हम जाते हैं किसी और क्वाड्रेंट में, तो कहीं पर कुछ नेगेटिव होता है, कहीं पर कुछ नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या चीज देखनी होती है, देखो, इफ व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है, हैज इवन पावर्स, अगर उसकी पावर इवन हो, डोंट कंसीडर द नेगेटिव साइन। मान लो उसने आपसे पूछ लिया कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन 6 थीटा, कुछ भी, तो बिकॉज पावर्स इवन है, तो कोस साइन और टेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पावर इवन करने पर तो प्लस हो जाता है, तो फिर मैं इसको जरा भी हवा नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है वो थोड़ा इस टाइप का है नहीं, तो ठीक है उसको ध्यान देंगे। ठीक है। तो मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है, मैं बाकी सबकी निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ। तो जो उसने पूछा है उसके ऊपर एक बार फोकस करते हैं। देखो, तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा भाई, या फिर आप ये भी कर सकते हो, दोनों के अंदर साइन जो है वो बिकॉज सेम डिनोमिनेटर है तो ऐसे ही मान लो, तो 1 प्लस कोस माइनस 1 प्लस में कोस। ठीक है। तो 1 से 1 गया, कोस प्लस कोस यानी कि 2 कोस आ गया। ठीक है। 2 कोस बटे में साइन यानी कि 2 कोट, उसने 2 कोट थीटा पूछा है। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि -3/4। तो आंसर इज -3/2, बिकॉज अल्टीमेटली निकालना तो वही है ना जो पूछा है। तो यहाँ पर भी मुझे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि टेन थीटा की जो वैल्यू थी कोट थीटा की उससे रेसिप्रोकल होगी, सीधा मैंने निकाल लिया, बात खत्म। ठीक है। लेकिन एक बार इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। देखो भाई, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको एक ट्रायंगल बनानी है इसको लेकर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को पॉजिटिव रखना है। यहाँ पर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ पर तो हाइपोटेन्यूज नहीं है भाई। ये 4 हो गए, 3 हो गए, एक बार साइन को भूल जाओ, तो 3 4 तो ये 5 हो जाएगा, बोलो जी हाँ सर। तो या तो ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव है। अगर यहाँ पर साइन थीटा भी होता और ऐसे होता कि -4/5,
तो इसका मतलब वो माइनस है वो पक्का परपेंडिकुलर के साथ है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा। इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी के भी पास आ सकता है, ठीक है जी। ओके, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको ये पता होगा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन और 1/साइन पॉजिटिव है, यानी कि कोसेक। यहाँ पर tan और 1/tan पॉजिटिव है। यहाँ पर cos और 1/cos पॉजिटिव है, क्योंकि cos अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ऐसे पलटने से साइन तो बदल नहीं जाता, ठीक है जी। तो उसने सेकंड क्वाड्रेंट में बताया है, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो साइन के साथ क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि परपेंडिकुलर तो फॉर श्योर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है। तो अगर भैया परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, ये माइनस जो इन दो में से एक के साथ लगा होगा, यानी कि इसके साथ लगा है। अब वो आपसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे, बिकॉज कोट तो tan को उल्टा करके आ रहा है। अब मैं आपसे कोस पूछता, तो अब क्या करते कि 3/5 है या -3/5। अब हमें पता है कि वो -3/5 है। समझ में आ गई बात? ये कंसेप्ट है भाई। मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने यूट्यूब पर डाला नहीं है ना FRB में, जैसे मैं देखता हूँ अपना सिलेबस, फिर मैं देखता हूँ एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट, और ये बेस्ट कैसे मीट हो सकती है। और वो बेस्ट पता है कैसे मीट होती है, जब हम एक इंट्यूटिव, एक बेसिक, एक कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाते हैं, वो बेस्ट मीट होती है। और इस तरीके की एक ब्यूटी पता है क्या है, कि अगर आप खुद भी किसी को टीच करना चाह रहे हो, तो आप की बात कर रहा हूं मैं, तो भी ये मतलब उस चीज में भी मोस्ट हेल्पफुल यही तरीका है। मतलब आप स्टूडेंट तो बन ही रहे हो, आप यू कैन टीच ऑल्सो। Tangents PA and PB are drawn to a circle, center A. The angle between tangent PA and chord AB is 60. ठीक है जी। टेंजेंट और कोड के बीच में ये जो एंगल है ये 60 है भैया, ठीक है। रेडियस इज 3√3, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB। तो यानी कि ये अगर सेंटर है तो इसका बताना है। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। क्या चीजें पता होनी चाहिए, देखो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है OAPB, ये एक काइट है, पतंग है। काइट क्या होती है, इसकी ये दो साइडें बराबर हैं, ये दो साइडें बराबर हैं। ये क्यों बराबर है, बिकॉज रेडियस बराबर होंगे OA OB। PA PB क्यों बराबर है, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आर इक्वल, ठीक है जी। तो ये काइट बन गई, और काइट बनती है दो आइसोस्केलस ट्रायंगल से। यहाँ पर OAB एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, देख लो दो साइड इक्वल है, और PAB एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जी हाँ। और यहाँ से अगर आप AB को मिलाओगे और ये PO को मिलाओगे, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। एंड मान लो ये x है, AX विल बी इक्वल टू XB। ये ऑलरेडी पता होनी चाहिए, इनके प्रूफ व्रूफ वो सब मैं आपको बता देता हूँ बैच के अंदर, या जब भी मैं प्लेन ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्लियर है भाई? तो ये कौन सा केस है, ये वो वाला केस है जब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींची जाती है। अगर आप ये एक हिस्सा लोगे PAO, और अगर वो दोनों ट्रायंगल के बारे में पूछे, तो ट्रायंगल PAO का कुछ भी निकाल लोगे, सेम साइज होएगा PBO का, बिकॉज ये दोनों PAO और PBO ये आइसो वो हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम त्रिभुजें हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो का पूछत रहे अब एग्जामिनर, देखो ये अपना बेस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर है, ये अगर 60 है तो ये 30 होएगा, है कि नहीं, बिकॉज ये 90 है इस ट्रायंगल में, देखो PAX के अंदर, ठीक है। अगर ये 30 है, ये तो मुझे पता है 90 होगा, काहे, बिकॉज ये रेडियस है और ये अपना टेंजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा भाई। तो ये क्या है, दिस इज 3√3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, उसने पूछा है एरिया बताओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रायंगल PAO का एरिया निकाल लूँ, और उसको मैं डबल कर दूंगा। तो PAO का एरिया कैसे निकालूंगा, या तो ऐसे निकालू, ये बेस है और ये हाइट है, या फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री का है मुझे पता है, तो या फिर मैं ये करूँ कि ये बेस है और ये हाइट है, या फिर मैं ऐसे निकाल लूँ। तो मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो 30 के सामने अगर 3√3 है बड़ी ट्रायंगल में, देखो PAO के अंदर, तो 60 के सामने इसका √3 टाइम्स यानी कि 9 हो जाएगा। एरिया होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन मुझे पूरी का निकालना है, तो मैं हाफ नहीं कर रहा, उसको बाद में डबल ही करना है। तो 9 थी 27√3 इज द आंसर। लेकिन भाई ने पॉइंटों में दे रखा है, इसका मतलब √3 की वैल्यू यूज करी है उसने, तो इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ 1.73। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं इसका, जैसे 27
का 3/4 28 लेकर, ऑप्शन तो दूर दूर है ही वैसे। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 27 के अंदर इसका 75% जोड़ रहा हूँ। ये 73% है ना, 1.73 यानी कि 100% प्लस 73%। तो इसका 75% क्या होता है, 75% होता है 3/4। हाँ वैसे बढ़ा तो मैंने काफी दिया, 3/4 तो 81/4 यानी कि 20.25, तो 47.25। ये थोड़ा सा बड़ा होएगा बिकॉज मैंने 1.75 निकाला। ठीक है, क्लियर। तो आप इसको अकॉर्डिंग टू उस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, MR या अटेम्प्ट कुछ भी कर सकते हैं। इन ए सर्कल विथ सेंटर O, PR is a chord, OQ is perpendicular to PR। ठीक है, ये बिकॉज इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, परपेंडिकुलर है तो क्लियर है। उसने क्या बताया, OQ इज 16, ये 16 है भैया। ये PR 126 है तो उसका हाफ ये 63 है, 63। तो आपको पता ही होगा कि 16 63 65 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ये 65 हो जाएगा। और यही उसने पूछा है रेडियस, तो डेफिनेटली इसको मेंटली भी हम कर सकते हैं। हैं? अब ये देखो मेंटली हो सकता है, लेकिन अगर मान लो किसी ने नहीं किया, कई बार स्टेटमेंट इस तरीके से होती है कि आपको पहले ही समझ में आ जाता है कि सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पहले ही नहीं समझ में आता तो हम डायग्राम बनाने लगते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी-छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो। टेंशन लो जहाँ पर 1.5 मिनट, 2 मिनट जहाँ पर आपने खपा दिए, और जो रियलिस्टिक है जहाँ पर चीज़ को अचीव करना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। ठीक है, The perimeter of a right angled triangle is 60 सेंटीमीटर and its area is, तो इसने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक बार देखना इसको, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके एरिया की बात करी है और उसके पेरीमीटर की बात करी है भैया, पेरीमीटर इज 60। क्लियर है। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ बेस एंड इट्स साइड। तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी हो सकती है कि जो हमें पता हो, जरूरी नहीं है हमें पता हो, जस्ट हम हिट एंड ट्रायल मार सकते हैं अपने फेमस जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो अगर एरिया 120 है तो मुझे पता है कि भैया 7 24 25 तो नहीं बनेगा। ठीक है, 5 क्या बोलते हैं, 8 15 17 बन सकता है, 8 15 17 वाले की बात बन सकती है, 8 15 17, तो 15 8 120 का हाफ होता है, यानी कि हो सकता है इसको डबल कर दिया गया। आप समझ रहे हो, सारी चीजें डबल कर दी हो गई हो, लेकिन अगर सारी साइड्स को आप डबल करोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो इसको 1 मिनट के लिए मैं रेस्ट देता हूँ। कुछ और है क्या, क्या कुछ और है, मैं जानबूझ के पहले मैंने सीधा नहीं बताया ताकि आपके दिमाग को ट्रिगर करूं। कोई और फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5 के बाद जो आता है, 5 12 13, इसका एरिया कितना है भाई, इसका एरिया है 12 पंजे 60 का आधा 30। तो इसका अगर मैं हर एक साइड को डबल कर दूंगा तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 120। अच्छा सर, और और पेरीमीटर कितना है, ये हो गया अपना 17 30, तो हर एक चीज डबल करूंगा तो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, पेरीमीटर भी 60 है। तो हिट एंड ट्रायल से मुझे ट्रायंगल मिल गई, एक आधी बार ऐसे मिल सकती है। अब वो कछु भी पूछ ले, उसने पूछा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आंसर इज 14। टेंशन मत लो, तरीका बताऊंगा बट ये भी जरूरी है। फाइंड द, ठीक है क्लियर। तो देखो भाई, इसने यहाँ पर एरिया दे रखा है, इसने पेरीमीटर दे रखा है, तो एरिया और पेरीमीटर का कुछ मैंने आपको बता रखा है क्या, याद है क्या कुछ। देखो ये चीज बता रखी है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एरिया और पेरीमीटर, वैसे किसी भी ट्रायंगल के अंदर वो रिलेशन यहाँ पर है नहीं, है ना, कि एरिया इज इक्वल टू R/S। और मैं इस चीज को कैसे बताता हूं, मैं इस चीज को बताता हूं कि एरिया के बीच में, इन रेडियस के बीच में और सम ऑफ साइड्स के बीच की रिलेशन है ये, सम ऑफ साइड्स का हाफ ले रखा है सेमी पेरीमीटर। और जो मैं दूसरी रिलेशन बताता हूं, मैं बताता हूं कि एरिया इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R, कि ये जो रिलेशन है ये प्रोडक्ट ऑफ साइड्स के बीच में है।
ये रियल में सवाल की आत्मा है इस कंसेप्ट की, कि प्रोडक्ट ऑफ साइड्स और एरिया को रिलेट करना हो तो आ जाता है सर्कम रेडियस, सम ऑफ साइड्स और एरिया को रिलेट करना हो तो आ जाता है इन रेडियस। ऐसा कुछ ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं क्यों बताता हूँ कि आपको नजर आए, और बार बार आप एक्टिव रिकॉल करोगे आपको नजर आएगा, बार बार कंसेप्ट को पढ़ोगे तो, कि एरिया और पेरीमीटर है, सम ऑफ साइड्स सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी। तो एरिया इज इक्वल टू आर एस, तो एरिया इज इक्वल टू 120 इन रेडियस मुझे मिलेगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 30, 60 का आधा, तो इन रेडियस इज इक्वल टू 4। ठीक है। और आपको एक बहुत ही कूल मैंने एक बता रखी है जो आपको कहीं पर भी मिलेगी नहीं रिलेशन, ये वाली। ठीक है, कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज प्लस आर। ठीक है, ये मैंने कहीं पर नहीं देखी, मैंने खुद बनाई है, खुद में यहाँ तक पहुंचा। तो सेमी पेरीमीटर कितना है भाई, सेमी पेरीमीटर 30 इज इक्वल टू आर जो कि है 4 प्लस में हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 26। तो अब तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि हाइपोटेन्यूज 26 हो गया। ठीक है, इन रेडियस हो गया भैया अपना 4। ठीक है, उससे मुझे हाइपोटेन्यूज तक ही पहुंचना था, और मुझे बताना है क्या, मुझे बताना है पी माइनस बी। क्या क्या रखा है मेरे पास, मेरे पास रखा है पी प्लस बी, क्योंकि पूरा पेरीमीटर अगर 60 है, उस 60 में से ये 26 गया तो 34 आ गया। ठीक है जी। और मेरे पास क्या रखा है, मेरे पास रखा है पी इंटू बी। पी इंटू बी कैसे सर, बिकॉज उसने एरिया बता रखा है, हाफ ऑफ पी इंटू बी 120 है, तो पी इंटू बी क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, और मुझे निकालना है पी माइनस बी। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि इसके स्क्वायर में से वो घटा दो 4ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटाओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है ना। एक तो आप वैसे निकाल सकते हो, या फिर हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे सर, देखो सम सम में से कोई चीज एक बार घटा दो, और डिफरेंस में से वही चीज, सॉरी प्रोडक्ट में से वही चीज 2 बार घटा दो। तो 4 घटा दो यानी कि छीन लो, डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 4 से डिवाइड किया, 60 आ गया। तो 12 पंजे 60, आप इसको तोड़ पा रहे हो। दो ऐसे नंबर जिनका सम 17 है, आपने 2 छीना था, तो अब उस 2 को चुपचाप ईमानदारी के साथ वापस दे दो। हैं? तो 24 और 10 के बीच में जो गैप आ जाएगा दैट इज 40। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। ए फ्लोर हैज 500 रेगुलर हेक्सागन टाइल्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये देखा करो। ठीक है, कुछ हेक्सागन टाइल्स हैं, पेरीमीटर एक टाइल का बता दिया तो साइड मिल जाएगी। फाइंड द टोटल पॉलिशिंग कॉस्ट, तो पॉलिशिंग कॉस्ट कितनी, यानी कि एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो 500 टाइल है भैया, एक टाइल का कितना एरिया है, 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो पेरीमीटर अगर 120 है, 6 साइड होगा समग्र 120 है, तो इसको 6 से डिवाइड करो, तो 20 साइड आ गई 20, तो 20 का स्क्वायर आ गया 400। तो ये सब कुछ सेंटीमीटर में है। अगर ये सब कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, तो इसको डिवाइड करो 2 बार 100 से, ये मीटर स्क्वायर में आ गया। कितने मीटर स्क्वायर एरिया है, और 1 मीटर स्क्वायर के 80 रुपए लगते हैं, गुणा में 80, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, यू कैन अटेम्प्ट, अगर कैलकुलेटिव लगे तो ठीक है, बाद में कर सकते हो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 2 जीरो से, सच में ऐसा हो रहा है क्या, इतने कट गई 80। ठीक है, चलो भाई कट गई तो कट गई, अब क्या करें। 500 इंटू 6 इंटू रूट 3/4, 20 का स्क्वायर इंटू 80। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे ये गया, एंड में जीरो आ गया, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है। 6 रेगुलर हेक्सागन, तो 6 से 20, तो 6 इंटू रूट 3/4, 20 का स्क्वायर, 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से 2 गई, 4 से 4 कट गया। अच्छा हाँ, तो मैं क्या करूंगा, दिस विल बी 1.73। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर नीचे 2 जीरो आएंगी, तो क्या करेंगे, देखो 1 10 तो मेरे पास है, 1 10 मुझे और चाहिए था कि मैं डेसिमल को खत्म कर पाऊं, तो एक और 10 कैसे मिलेगा, मुझे 5 और 2 और चाहिए जिससे 10 बनेगा। तो 5 मैंने यहाँ से काटा, 2 मैंने यहाँ से काटा, 2 3 6, तो एक 10 बन गया मेरे पास, 5 और 2 उठा लिया मैंने, 1 10 ये पड़ा, तो 2 10 मेरे पास हो गए, ये डेसिमल गया। ठीक है, तो 3 इंटू 173 इंटू 8, 3 3 9 8 72, यूनिट डिजिट 2 आएगा, आंसर इस ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए।
दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, एक डायगोनल की लंबाई। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम्स के अंदर होता है। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि एक तरफ सारी साइड्स है और एक तरफ सारे डायगोनल है, तो सारी साइड के स्क्वायर का सम करो और सारे डायगोनल के स्क्वायर का सम करो तो वो इक्वल होता है। तो ये देखो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हर डायगोनल के अंदर, सॉरी, हर पैरेललोग्राम के अंदर लगता है। तो हर पैरेललोग्राम मतलब हर पैरेललोग्राम के अंदर लगता है, तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, ये सारे पैरेललोग्राम है ना, तो उन सब के अंदर भी ये लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कई बार आपको बुक्स में कैसे मिलेगा? आपको ऐसे मिल जाएगा कि ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि AB और DC ये दोनों बराबर हैं, और ये BC और ये DA ये बराबर हैं, तो कि 2 बार AB का स्क्वायर और इसकी जगह BC लिख देंगे प्लस BC का स्क्वायर, ऐसे करके भी लिख देंगे। रोम्बस के अंदर चारों साइड बराबर होती है, तो ऐसे मिल जाएगा 4 इंटू AB का स्क्वायर। बट एक्चुअल में ये है कंसेप्ट बिहाइंड दैट इज दिस। प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, कोसाइन रूल से होता है, बट जरूरत नहीं है, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला सिलेबस का पार्ट है, पता होना चाहिए। तो उसने क्या बताया? उसने साइड्स बता दी, तो मैं वही करूंगा, चारों साइड के स्क्वायर का सम। तो मुझे पता है ये 10 वाली साइड 2 बार आएगी, 17 वाली भी 2 बार आएगी, तो इसलिए मैंने बाहर ही 2 बार कर दिया, इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस में जो भी दूसरा डायगोनल है उसका स्क्वायर। तो ठीक है जी, ये हो गया 389। तो 9 दूनी 18, 76 1 77 में से 441 काट दूंगा, तो दिस इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो D की वैल्यू अंडर रूट 337। ऐसे फ्री के मार्क्स मत खो। कई बच्चों को लगेगा कि ये फॉर्मूला उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है तो मुझे याद नहीं था। भाई बोला तो है कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करो, आपको रिलेवेंट कंसेप्ट ही देता हूं मैं। मेरे बताए हुए कंसेप्ट में से एक भी छोड़ोगे नुकसान होएगा, और कवर सब कुछ हो जाता है उनके अंदर। SSC का, मैथ का नहीं। मैथ तो बूढ़े हो जाओगे, वो कवर नहीं हुआ। A and B enter a partnership with investment in this ratio. After 6 months, C join with an investment equal to B. तो C की इन्वेस्टमेंट B के बराबर है, ठीक है, और 6 महीने के बाद आया तो उसकी इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए ही रही। तो मैं ये मान लूं कि देखो साल में, देखो उसने इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए, और साल में 2 बार 6 महीने आ जाते हैं, कि उसने 5 रुपए इन्वेस्ट किए सिर्फ 1 यूनिट टाइम के लिए, और ये है C और ये है A और B। इसने 3 इन्वेस्ट किए, इसने 5, इसने 5, इसने उससे डबल टाइम के लिए, इसने उससे डबल टाइम के लिए। अदरवाइज आप 12 12 6 लिखते, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो 6 10 और 5। ए का बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है? तो 6 और 5 11 10 21 का 3 गुना, तो 6 का 3 गुना 18। ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक, यानी कि अब देखो बेसिकली हम करते क्या है, इनका एलसीएम लेंगे और उसमें 5 जोड़ेंगे, इस टाइप इस फॉर्म का नंबर होता है। तो 24 के अंदर 12 है ना, तो इस 12 को इग्नोर करो। 24 के अंदर 12 है और इस 32 के अंदर 16 भी है, 16 दूनी 32। तो सिर्फ इन दो नंबर को एंटरटेन करो। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी भी यूज कर सकते हैं कि भाई 24 से डिवाइड होकर 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो 8 से डिवाइड होकर भी 5 रिमाइंडर देगा, या फिर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर इस फॉर्मेट में होएगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये पोर्शन तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा। तो लेकिन वैसे हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, अपने तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 32 ये 96 होता है, 24 के 96, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 96। ठीक है, तो हमारा नंबर 96 का मल्टीपल प्लस 5 इस फॉर्म का नंबर है भाई साहब। क्लियर है? समझ में आ गई है बात? कुछ और सोच रहा था मैं, छोड़ो छोड़ो। 3 के मल्टीपल से कर रहे हैं क्या? 3 के मल्टीपल से भी नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो करते हैं भाई लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। एक कम नहीं गया, फिर 9 बुला लिया। कितने पर जा रहा है वो तो मैटर नहीं करता, मुझे नंबर देखना है। 4 पर जाएगा, 4 के 24, 104 कर ही देता हूँ।
जाने में 36 और 2 38, 9 में से 4 गए 5। ठीक है जी। तो ये 15 एक्स्ट्रा, लेकिन करना क्या है, 5 और जोड़ना है। तो ठीक है, इसके अंदर 5 और जोड़ना पड़ेगा। इसमें से 15 घटाओगे, वो नंबर 9 में से 5 गया 4, ये 84, 9984 आएगा। इसमें से 15 घटाऊंगा तो ये नंबर है जो 96 से डिवाइड हो जा रहा है, जो इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो 998589 ये वो नंबर है। आगे बढ़ जाए। Average of 15 numbers is 40. If the average of first 8 numbers is 38 and last 8 numbers is 43, then the average of remaining 4 numbers. कहानी क्या है मैं एक बार बताऊं। देखो, पहले 8 नंबर और आखिरी 8 नंबर, 8 और 8 16, लेकिन टोटल नंबर है 15, यानी कि एक नंबर को एक्स्ट्रा काउंट कर लिया गया है जो बीच में पड़ता होगा। सर कौन सा नंबर है? इसके बिल्कुल लास्ट में पड़ता होगा, उस टोली के बिल्कुल पहले पड़ता होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बिल्कुल लास्ट में कौन सा नंबर पड़ेगा? फर्स्ट 8, 8th नंबर, तो 8वें नंबर को 2 बार काउंट कर लिया इन्होंने। ठीक है जी। तो ये क्या बोल रहे हैं, उसको 2 बार काउंट कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि 8वें नंबर को निकाल दे तो क्या होगा। तो आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो सम पे फोकस, ठीक है, सम पर फोकस कर लो, और एक आप एवरेज पर फोकस कर लो। कैसे सर? देखो, मैं काम करता हूँ कि बीच वाले नंबर को 2 बार इंक्लूड कर लिया इसने, तो मैं 16 नंबर का सम निकालता हूँ। एक्चुअल में नंबर 15 ही है, तो 16 नंबर का वो नंबर एक्स्ट्रा बार ही काउंट हो चुका है, ये मुझे पता चल जाएगा। तो अगर सिर्फ 15 नंबर इन्होंने इंक्लूड किए होते, तो 15 नंबर का सम है 15 चौके 60, 600। ठीक है, ये क्या है? दिस इज सम ऑफ 15 नंबर्स। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। भाई क्या हो गया? हाँ जी, देखो, तो 16 नंबर के सम के लिए 8 इंटू 38 और 8 इंटू 40, 8 इंटू 38, 8 इंटू 43। ठीक है, तो 8 कॉमन है, तो 43 प्लस 38 इनको मैं जोड़ देता हूँ। 8 और 3 11, 4 और 3 7 और 1 8, 81 इंटू 8, 8 एकम 8, 8 8 64। तो ये 16 नंबर्स का सम हो गया, जिसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है जो कि 8th है। तो 8th नंबर का सम क्या आ जाएगा? ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इस नंबर को निकाल दो, तो इसमें से इसको घटा दो भाई, तो वो हो जाएगा 552। 15 नंबर में से 8 को, तो ये नंबर जो बच गए हैं, ये 14 नंबर बच गए हैं। तो इनकी एवरेज कैसे आएगी? 14 नंबर के सम को 14 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 14 तिये 42, या फिर 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 छके 12, तो 7 तिये 21, 7 में 63, 39 3/7। ठीक है, क्लियर है। हमें बेसिकली सिर्फ ये लिखना था, बाकी काम चलेगा दिमाग में। दूसरा, यू कैन फोकस ऑन एवरेज, तो हम मेंटली कर पाएंगे। देखो, 15 नंबर की एवरेज 40 है। ये जो 8 नंबर है, इनकी डेविएशन कितनी है एवरेज से? तो आप बोलोगे सर माइनस दो इन 8 नंबर्स की। तो 8 इंटू -2 यानी कि -16 की डेविएशन है। ठीक है, ऐसे ही ये जो 8 नंबर है, इनकी डेविएशन कितनी है? इनकी डेविएशन है +3, तो 8 तिये 24। ठीक है, तो ओवरऑल +8 डेविएशन आई है। दिस इज डेविएशन ऑफ 8th नंबर। 8th नंबर की डेविएशन है। क्यों सर? कैसे? देखो, मान लो मेरे पास ये नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 8वां, 9वां, 15वां। अगर आप इन सब नंबर्स की डेविएशन लोगे एवरेज से, तो वो 0 आएगी। कंसेप्ट है। कोई नंबर एवरेज से कुछ ज्यादा होगा, कोई कुछ कम होगा, कोई कुछ ज्यादा होगा, कोई कुछ कम होगा, लेकिन उन सारी चीजों का सम जोड़ूंगा, कोई कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है, तो वो 0 आएगी। ठीक है, ओके। तो अब उसने किया क्या? उसने पहले 8 नंबर की एवरेज की डेविएशन ली मैंने, ये रही, और फिर इस नंबर को 2 बार कैलकुलेट कर लिया, इनकी एवरेज की डेविएशन ले ली। तो हुआ क्या? अगर मैं इस नंबर को सिर्फ एक बार लेता, पहले 8 की डेविएशन लेता और फिर अगले इनकी बचे कुचों की डेविएशन लेता, तो यहां से 0 आता, सारे नंबर की डेविएशन से 0 आता। तो मैंने 8वें नंबर की डेविएशन एक बार एक्स्ट्रा ले ली,
तो फिर वो 8वें नंबर की डेविएशन ही आएगी। वो 0 के अलावा जो कुछ भी आ रहा है वो 8वें नंबर के बारे में बात बता रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट का हिस्सा है, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हम सिलेबस में करते हैं। तो 8वें नंबर की डेविएशन है, यानी कि 8वां नंबर एवरेज से 8 ज्यादा है। अगर इस 8वें नंबर को आप निकालोगे, एवरेज से 8 ज्यादा वाले नंबर को निकालोगे, तो 8 का नुकसान हो जाएगा। 8 का नुकसान कितने नंबर में बटेगा? 8 का नुकसान बटेगा जी 14 नंबर में भी, को 14 नंबर बच जाएंगे। तो 4/7 का नुकसान होएगा, 4/7 का नुकसान होएगा। तो एवरेज 40 से 4/7 कम हो जाएगी, यानी कि 39 3/7 हो जाएगी। ठीक है, पता है क्या है, मेरा माइंड स्ट्रेस में है, ये जो देश में जो चल रहा है, और नींद भी पूरी नहीं हो रही है। अपने देश में क्या क्या चीजें चल रही हैं भाई। स्विगी जोमेटो बैन कर दिया है, आपको वीडियो 1-2 दिन बाद मिलेगी, पहले मैं बना रहा हूँ ताकि मैं 1-2 दिन आगे चल सकूं, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, किसी भी कारण से कोई काम आ जाए तो। वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए स्विगी खाना ना पहुंचे उन तक, मतलब क्या भूखे मारना चाह रहे हो क्या? मतलब ये क्या है? तो हम इसे वैसे तो अटेम्प्ट भी कर ही सकते हैं। A batsman's average for 40 innings is 50 runs. His highest score exceed his lowest by, तो आप सम से भी कर सकते हो, एवरेज से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी एक से बता देता हूँ, जैसे लास्ट में हमने सम और एवरेज से किया। ठीक है, क्योंकि 50 इनिंग का सम आ जाएगा, दिस इंटू दिस, और 38 का सम आ जाएगा, दिस इंटू दिस। तो उसमें से इसको घटाओगे तो बाकी की 2 इनिंग का सम आ जाएगा। वो हम मेंटली भी निकाल सकते हैं, है? कैसे? देखो, जब इन दोनों इनिंग्स को निकाला गया तो एवरेज जो है वो आ गई है जी 48, तो 2 का नुकसान हो गया है। तो 2 का नुकसान कितने लोगों को? 38 इनिंग्स को, तो 38 इंटू 2 76 का नुकसान हो गया है। तो वो जो भी लोग हैं वो एवरेज से 76 ज्यादा लेकर चले गए, वो 2। वो एवरेज के हिसाब से कितना ले जाना बनता था? एवरेज के हिसाब से ले जाना बनता था, एवरेज थी पहले 50, तो 2 इनिंग थी, 50 दूनी 100, 100 लेकर जाना बनता था, लेकिन वो लेकर चले गए हैं 176। तो 176 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ दो जिनके बीच में 172 का फर्क हो। ऐसे में हम क्या करते हैं, इसमें से 172 छीन लेते हैं। तो 172 छीनोगे तो 4 बच गया, तो उस 4 को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसको मैंने 2 दिया, इसको 2 दिया, और इसको 172 भी दे दिया। तो ये हाईएस्ट वाली इनिंग है, ये लोएस्ट वाली इनिंग है। ठीक है भाई, क्लियर है? जब हम डेविएशन से करते हैं तो अपनी कैलकुलेशन बच जाती है जनरली। कई बार सम से करना बेटर रहता है, तो दोनों तरीके पता होने चाहिए। तो सर कैसे बताओगे दोनों? अभी इसके ऊपर मैंने एवरेज वाला बताया, तो सम वाला करो ना भाई, प्रैक्टिस ऐसे निकालो ना। क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे? A man travels a certain distance at 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 25% इंक्रीज स्पीड। तो एक तरफ गया वो 60 की स्पीड से और आया 25% ज्यादा स्पीड से, 25% यानी कि 1/4, 1/4 15 है, तो 75 की स्पीड से। तो सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, यानी कि 2ab अपॉन a प्लस बी। 15 पंजे 15 निम्मे 3 तीय 3 20, तो 200/3 यानी कि 66.66। देखो 100/3 होता है 100/3 इज 33.33, तो 200/3 66.66, उसका डबल। ठीक, इन ए 1000 मीटर रेस ए बी को बीट कर देता है 200 मीटर से, यानी कि जितनी देर में ए 1000 मीटर दौड़ता है उतनी देर में बी जो है 800 मीटर ही दौड़ पाता है, 200 मीटर पीछे छोड़ देता है। और ए सी को बीट कर देता है 360 मीटर से, तो इसमें से 360 घटाओ, तो यानी कि 460। जितनी देर में ये 400 नहीं ना, 760, सॉरी 660, 600 यार, क्या हो गया है दिमाग को? 640, मैं एक बार सेंटर में ले आऊं दिमाग। पता नहीं वो दिमाग में वही चीज चलती रहती है पूरे दिन। आप लोगों के भी चलती रहती होगी, ये थोड़ी है कि मैं अकेला हूँ।
ठीक है जी, देखो तो एक 500 मीटर की रेस में बी सी को कितनी दूरी से बीट करेगा? जितनी देर में 800 दौड़ता है उतनी देर में 640 दौड़ता है, तो क्यों ना इसका रेशियो निकाल ले। ठीक है जी, तो देखो ये 16 पंजे 80, 16 चौके 64। जितनी देर में 5 दौड़ता है उतनी देर में 4 दौड़ेगा, तो 5 मीटर की रेस में ये इसको 1 मीटर से बीट कर देगा। तो अगर रेस 500 मीटर की हो जाए, इसकी 100 गुना हो जाए, तो 1 का 100 गुना 100 मीटर से बीट कर देगा। ये अपनी रेसेस का अहम हिस्सा है, ये कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ूं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए अगर अपनी एफिशिएंसी से डबल काम करे, बी हाफ से काम करे, तो ठीक है। पहले काम 12 दिनों में हो रहा था, फिर 9 दिनों में हो रहा है, तो दोनों का एलसीएम ले लो 36, तो टोटल काम 36 यूनिट है। अगर ए एक दिन में ए यूनिट करता है, बी एक दिन में बी यूनिट करता है, तो 12 दिन में काम हो रहा है। ए की मैंने एफिशिएंसी मान ली ए, बी की मान ली बी, तो 12 तिये 36, रोज 3 यूनिट काम हो रहा है। अगर ए 2 यूनिट करता है और बी बी/2, इस एफिशिएंसी से 9 दिन में काम हो जा रहा है, 9 चौके 36, यानी कि 4 यूनिट काम हो रही है रोज। ठीक है, मुझे क्या निकालना है कि ए को कितना टाइम लगता है, तो ए को जो टाइम लगता है यानी कि मुझे बी को एलिमिनेट करना होगा। तो एक काम कर देता हूँ कि इसको डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a प्लस में b इज इक्वल टू 8। अब इसमें से उसको घटा दो, तो 3a इज इक्वल टू 5। ए की एफिशिएंसी आ गई 5/3, तो कितने दिन लेगा 36 यूनिट काम करने में? 36 डिवाइडेड बाई 5/3, एक ही है डेसिमल में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। एक शॉपकीपर एस्टिमेट कर रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज इतना होगा जब सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करें, तो ये होता है 1/6। ऐसे देखा करो इसको कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, कि सेलिंग प्राइस 6 है, प्रॉफिट 1 है। क्लियर है, ऐसे देखा करो। कई बार बच्चे इसमें भी इसीलिए मिस्टेक कर जाते हैं। तो 6 में बेचा, 1 का फायदा हुआ, लेकिन यानी कि लाया कितना होगा? 5 में लाया होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट 1 का है, 5 पर है। और कई बच्चे इसको भी रटने की कोशिश करते हैं कि 1/6, 1/5 ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों रट रहे हो? मतलब जितनी देर में 6 में से 1 मैंने घटाया है, उतना टाइम बचा के क्या कर लोगे आप? रटने की चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन इसमें भी क्या रट रहे हो भाई? अगर घटेगा तो 1 कम हो जाएगा, बढ़ेगा तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, पता नहीं क्या-क्या करते रहते हो। उन चीज़ों में मत पड़ो। 2 containers contain a milk water mixture in the first container। ये रेशियो है, सेकंड में ये रेशियो है, इस रेशियो में मिक्स कर दिए गए। ठीक है जी। एक तो सबसे बेसिक तरीका, हम मिक्सर एंड एलिगेशन लगा देंगे कि 3 यूनिट मिलाई है इस वाले की, तो इसके अंदर दूध कितना मैं देख रहा हूँ, 3 यूनिट मिलाई है जिसमें दूध है 2/3, भाई 3 में से 2 है, और 2 यूनिट मिलाई है जिसमें दूध है 3/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 + 2, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मिल्क बटे में कि दूध कितना है, ये आ जाएगा। दूध कितना है ये लिखा है ना, मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर आ जाएगा। दूसरा तरीका, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन बैच की वीडियो मिक्सर एंड एलिगेशन पर अपलोड हो चुके हैं, वो देख लेना, आगे से मिक्सर एंड एलिगेशन में नहीं फंसोगे। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप ऐसे मान लो कि ये 3 लीटर है, ये 2 लीटर है, इसी रेशियो में मिलाना है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो बिकॉज मुझे एक रेशियो दिख रहा है जो इजीली टूट सकता है। 3 को मैं तोड़ पा रहा हूँ 2:1 में, बिकॉज 2 + 1 3 है। तो अगर दूसरे को नहीं भी तोड़ पाऊंगा ना, तो एक लेवल पर तो कैलकुलेशन कर लूंगा। तो ये वाला मिक्सर 3 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो हो तो गया 3:2 रेशियो में। तो अगर ये 3 लीटर है, तो इसमें मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, बताओ भाई। तो 2 लीटर मिल्क, 1 लीटर वाटर। 3 को अगर 2:1 रेशियो में तोड़ोगे, ऐसे ही 2 को 3:1 में तोड़ो, तो आप देखोगे रेशियो है 3:1, तो रेशियो में जो 4 है वो रियल में आधा है। रेशियो से 4 का आधा है 2, तो इस रेशियो को हाफ कर दो। 3 का आधा 1.5 लीटर मिल्क और 0.5 लीटर वाटर, तो आप डायरेक्टली जोड़ पाओगे। ठीक है, 3.5 एंड 1.5, तो इसका डबल कर दो 7, इसका डबल कर दो 3, 7:3 इस ध्यान से। तो सर आप हर एक क्वेश्चन में ऐसे काहे नहीं करवाते? हर एक क्वेश्चन में ऐसे मैं करवा सकता हूँ, इनको इक्वल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई उससे बड़े ऐसे करवा सकता हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये भी इतना ईजी नहीं होता जितना यहाँ पर ये है कैलकुलेशन। ठीक है, ये यूनिवर्सल है। देखो, अप्लाई वो दूसरा भी हो जाएगा हर एक क्वेश्चन में।
इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कोड्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, वन कोड इज 24, अनदर इज 17, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17। तो ये आप मेंटली कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट मेंटली। ट्राई कर लो मेरे बताने से पहले, अगर पहले मेंटली ट्राई नहीं किया तो करो एक बार ट्राई, ठीक है भाई। तो एक कोड 24 की है और ये 13 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो 5 12 13, ये 5 हो जाएगा। और अब वो बात कर रहा है कि भाई दूसरी कोड के बारे में बताओ, तो ये भी 13 है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 17 बताया उसने, 17 में से 5 गए 12, तो 12 13, फिर ये 5 हो जाएगा, यही 5, तो पूरी कोड 10। आगे बढ़ते हैं। The length of the common chord of two intersecting circles is this if the radii of the two circles। तो कॉमन कोड की लंबाई, ये भी मेंटली कर सकते हो, ट्राई कर लो, पहले मेंटली नहीं किया तो बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटली करना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। तो कॉमन कोड की लंबाई 24 है भैया, तो अगर ये कॉमन कोड की लंबाई 24 है, तो एक तो ये दोनों लाइन जॉइनिंग द सेंटर और कॉमन कोड परपेंडिकुलर होते हैं, और कॉमन कोड दो बराबर हिस्सों में बढ़ती है। लाइन जॉइनिंग द सेंटर ये नहीं है कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, नहीं, ये वाला इसके बराबर होगा। तो 24 के दो हिस्से बनेंगे, 12 और 12। फिर उसने क्या बताया है, उसने बताया है कि रेडियस एक का 13 है, तो ये 13 है और ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 12 13, ये 5 हो गया, 5 12 13, और ये देखो 9 12 15, 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना, तो 9 और 5 14, इसके आंसर, ठीक है, क्लियर है। From an external point P, two tangent PA and PB are drawn to a circle। पता नहीं, नींद नहीं आती, रात को मैं वीडियो ही देखता रहता हूँ प्रोटेस्ट वाली, क्या हो रहा है? From an external point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle। और छोड़ो। From an external point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle। If the angle between two tangents APB is 50, तो ये वाला 50 है भैया। Find the angle subtended by chord AB at a point on the major arc। तो हमेशा मेजर आर्क ये वाला होता है, ये वाला हमेशा, क्यों, अगर टेंजेंट्स इस तरफ मिल रहे हैं तो इससे उधर वाला ही होएगा, ये वाला आर्क हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो ये मेजर आर्क पर जो एंगल बना है ये पूछ रहे हैं भैया, सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होएगा। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सिलेबस का हिस्सा है कि ये वाला और ये वाला इनका सम 180 होना चाहिए, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए 130 है, तो 130 का हाफ ये 65 है। ये आप मेंटली भी कर सकते हो, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई। The length of a tangent drawn from an external point P to a circle is 24। टेंजेंट की लेंथ 24, 7 और 25 हो जाएगा इसका उत्तर, ये भी आप मेंटली कर सकते हो। लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 है और ये रेडियस उसने बताया है 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 7 24 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अरे भाई यार, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। चलो देखो, जो भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा वो भुगतेगा, आपको पता ही है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं भुगतूंगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है, क्लियर है क्या, क्यों, क्योंकि ये देखो 25 तो ये है, उसने पूछा है कि पॉइंट P से सरकमफ्रेंस तक का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो ये 7 है रेडियस, ये 7 है, तो ये 7 है, 15 में से 7 गए, ये 18 इसके आंसर, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मेंटली तो इसको भी हम कर सकते हैं, बट वही है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर डायग्राम बना के कर लिया तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ना इज वे मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन इजी मुश्किल, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ही नहीं, इजी हो या मुश्किल, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो उत्तर कैसे दोगे। कई बच्चों को लगता है ये तो इजी था, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मेरे मन में एक इजी क्वेश्चन है, बताओ, बता दो, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, देखो, ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट्स 2 5 4 11।
व्हाट इज इट्स इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होगी, तो सबसे पहले तो इसका स्लोप निकालेंगे। आजकल बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 90% प्लस क्वेश्चन इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो जो कि ये स्लोप है। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। कई बार क्या होता है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं इससे। तो y कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस 11 में से 5 गए 6, 4 में से 2 गए 2, तो स्लोप तो आएगा जी 3। तो देखो इन दो में से एक उत्तर होएगा। अब इन दो के अंदर किसी भी एक के अंदर पुट कर लो वैल्यू, ये छोटे वाली पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 में से एक गए 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाओ। एंगल सबटेंडेड बाय ए chord एट द सेंटर is 120 degree, is the radius of circle is 7, find the length of the chord। दो मॉक के अंदर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री के 3 डायग्राम बना के बताए हैं कि नहीं, याद है कि नहीं? अपने नोट्स के अंदर लिखे आपने वो, कहीं ना कहीं तो उनको एडजस्ट किया है। जहां पर भी सर्कल वाले नोट्स आपने, मैंने प्लेन ज्योमेट्री का आपको कंसेप्ट नोट्स दिए हैं फर्स्ट रिवीजन बैच की वीडियो में, कहीं तो लिखे, कोई तो नोट्स है आपके पास। अगर आपने वो नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, मैंने 2 बार आपको बताया, उनको बार बार रिवाइज करते तो आज ये ऐसे मारते आप 7√3, बात खत्म। आप ऐसे बोलते, फिर मेंटली कर जाते इस क्वेश्चन को। यही तो है एडवांटेज, आप मेहनत से काम करते रहोगे, मैं आपको चीजें बताऊंगा, आप उनको फॉलो करेंगे, तो मल्टीपल जगह आपको 25 क्वेश्चन में 4-5 जगह भी एडवांटेज मिली तो मजा ही आ जाएगा आपको, ऐसे निकल जाओगे। ठीक है, तो भाई एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली कॉर्ड है, तो बिकॉज ये इक्वल होता है, ठीक है, ये 120 डिग्री का एंगल है। मैंने आपको क्या बताया है कि ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की हाइट होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, एक रेडियस खींच दूँ और इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बाँट दूँ, 120 वाले को 60 और 60, तो आप देखोगे इसको और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, बट मैं वही चीज़ आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, बिकॉज़ ये भी रेडियस है, 60 है और 2 साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, और ये भी इक्विलेटरल होगी। तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की हाइट है, यानी कि √3/2 इंटू में r का डबल है, यानी कि रेडियस का √3 टाइम्स है। अगर सामने 120 डिग्री है तो ये रेडियस का √3 टाइम्स है, ये 7 है तो ये 7√3 है। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक, ये नहीं है कि ये रटा हुआ होना चाहिए, नो, ये जस्ट नोट्स में लिख लो, बार-बार नज़र मारोगे, नोट्स को रिवाइज़ करोगे, एक साइड में कोने में कि एक स्पेशल रिजल्ट है, तो इट विल हेल्प समवेयर। रवि ने एक साइकिल बेची है इतने की और उसको प्रॉफिट हुआ है इतने का, 1/6 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, तो कितने की वो बेचेगा अगर उसको 1/3 का प्रॉफिट चाहिए? ठीक है जी, तो देखो 1/6, 6 का आधा है तो आधा कर दो, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 का प्रॉफिट 6 पर, यानी कि 7/6 गुना की बेची है, ये 7/6 गुना है, तो इसको 6/7 गुना कर लिया मैंने, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया, और आपको 1 का फायदा चाहिए 3 पर, तो 4/3 गुना में आपको बेचनी पड़ेगी, तो इसको 4/3 गुना। ठीक है भाई, तो 7 से 7 पर गया, 3 से 2 पर गया, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाते, 56 के आगे 2 जीरो होंगी, 56 नंबर ने तंग कर दिया है देश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, तो अभी आपका सेल्फ एनालिसिस का टाइम है भाई। रुको एक बार, ऐसे भी तो जा सकते हैं, क्या बात है। ठीक है, तो एक बार सेल्फ एनालिसिस करो, इन क्वेश्चंस का आंसर करो, मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई।